सेक्शन 16(3) ऑफ आईजीएसटी है, ये सीजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में रिफंड को लेकर इन्होंने 2 चेंज किए, हम इसको पढ़ेंगे भी। पहले मैं मोटा मोटी रूप से बता देता हूं कि पहला चेंज तो जहां पे एलयूटी है वहां पे क्या था, पहले कानून क्या था कि आप जो भी माल भेजते थे आउटसाइड इंडिया, बस आपके पास शिपिंग बिल होना चाहिए, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि वो गुड्स जो है वो आउटसाइड इंडिया चला गया। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं सर्विस की बात नहीं हो रही, गुड्स की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा यदि वो हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद सर्विस के केस में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस जरूरी था, लेकिन इस केस में जरूरी नहीं था। लेकिन अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दी और इन्होंने कह दिया कि नहीं, उसमें भी जो है वो जो है रिमिटेंस आना चाहिए, और वो कितने दिन में आना चाहिए। जो फेमा फेमा जो है, फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसके तहत जो पीरियड दिया हुआ है वो 9 मंथ का दिया हुआ है। हालांकि कोविड पीरियड में जो है उसको इन्होंने बढ़ाकर 1 साल कर दिया था, लेकिन जो पीरियड है वो 9 मंथ में आपकी रिमिटेंस आनी चाहिए, जो भी आपने फॉरेन में माल भेजा है उसकी। यदि वो नहीं आई तो उन्होंने कहा कि आपको वो वापस भी देना होगा और साथ में जो है उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो 9 महीने तक वो रेमिटेंस आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड तो मिल ही जाएगा। तो देख लेते हैं सर क्या था, क्या अब इन्होंने नया सेक्शन जो है वो लेकर आए हैं। ये रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शेल इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलयूटी वाले की बात कर रहा है ये, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि विदाउट टैक्स अंडर बॉन्ड ऑफ letter of undertaking in accordance with the provision of section 54 of Central Goods and Service Tax Act or rules made thereunder subject to such condition। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रोविजन में चलते हैं। provided that registered person making zero rated supply of goods sell in case of non realization of sale proceeds, यानी कि फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहा है ये, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में वो एससीजेड भी हो सकता है, लेकिन ये मोटा मोटी जो है वो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। शेल बी लाइबल टू डिपॉजिट द रिफंड सो रिसीव्ड अंडर दिस सबसेक्शन अलोंग विद द applicable interest under section 50 of the CGST within 30 days after expiry of the time limit prescribed under the FEMA for receipt of foreign exchange remittance in such manner as may be prescribed। तो सीधी सी बात उन्होंने कह दी कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं आती तो उसके लिए जो है उसको रिफंड वापस करना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि मान लिया 10 महीने बाद आ गई फॉरेन रेमिटेंस, ये 11 महीने बाद आ गई, तो क्या उसके लिए कुछ कहा इन्होंने? उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, साइलेंट है। इट इज ए मैटर ऑफ लिटिगेशन, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हाँ, अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा गुड्स के केस में, जो पहले नहीं था, कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो जो फेमा में टाइम दिया हुआ है, जो अभी कोविड में 1 साल का है, वो पहले 9 वैसे 9 मंथ का है, तो उस 9 मंथ में जो है वो चीजें आ जानी चाहिए। प्रायर टू अमेंडमेंट वो भी देख लेते हैं सर एक बार। प्रायर टू जो अमेंडमेंट है उसमें सेक्शन बिल्कुल सिंपल सा था, आप देखें बिल्कुल सिंपल। ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड अंडर आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, नेमली ही में सप्लाई गुड्स और सर्विस अंडर बोथ अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। तो उसमें कुछ भी नहीं था, नथिंग। तो अब इन्होंने सीधा सीधा जो है वहां पर ये कर दिया। अब उसके बाद इसी में एक चेंज हो रहा है सेक्शन 16(4) में। वो किसके लिए आया? वो आप देखें कि जो हमारी कस्टम है, कस्टम में होता क्या है कि लोग माल बेच देते हैं, वहां पे कोई जो है वेरिफिकेशन नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की, आईटीसी की वेरिफिकेशन नहीं होती, तो वहां तो सिर्फ ये है कि जीएसटीआर बना आपने भरा, 3B भरा, तो 3B की डिटेल्स वहां पर गई, और जो उनके पास एसबी है वो एसबी जो है आपके जीएसटीआर 1 से मिलने चाहिए, दैट्स ऑल। तो उसके बाद जो है उनको आपको जो है वो रिफंड दे देते हैं। तो अब इन्होंने कहा वो उसको उस बात को वो भाप गई गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब इन्होंने चेंज लेकर आए, और चेंज इन्होंने क्या कर दिया कि सेक्शन 16(4) में जो है गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। देखिए सर, जब रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है क्या उसमें रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल है
यदि नहीं है तो निश्चित रूप से वो जो भी नोटिफिकेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ लॉ एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर। तो इसमें इन्होंने कहा एक क्लास ऑफ पर्सन हु में मेक जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट की बात कर रहा है, जो हम कस्टम के थ्रू भेज रहे हैं, वहां से जो रिफंड आ रहा है उसकी बात कर रहा है ये, इसकी और किसी की बात नहीं कर रहा, जो एलयूटी है उसकी बात नहीं कर रहा, सीधा जहां पर पेमेंट है। उन्होंने कहा हम बताएंगे जी कौन से क्लास के पर्सन है जो पेमेंट के साथ आईजीएसटी की पेमेंट के साथ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा हम ऐसे क्लास ऑफ पर्सन भी बताएंगे और ऐसी क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस भी बताएंगे विच मे बी एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ, कि जो की जा सकती हैं, एंड द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज में क्लेम द रिफंड ऑफ टैक्स सो पेड। तो सीधी सी बात है, अब ये जो है वो ठीक है, जैसे पीछे सिगरेट वगैरह पे और चीजों पे काफी रिफंड लिया गया, काफी जगह जो है इस तरह का गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमें जो है वो बहुत सारा रिफंड देना पड़ गया, तो अब इन्होंने कहा कि नहीं अब जो है हम आपको बताएंगे कि कौन सी क्लास होगी और कौन सी जो क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस होगी और क्लास ऑफ पर्सन होगी जो आईजीएसटी के तहत जो है वो रिफंड क्लेम कर पाए। इसमें इससे पहले वाला सेक्शन भी देख लेते हैं सर एक बार। Registered person making zero rated supply shall is eligible to claim refund under either of the following options, namely he may supply goods or service subject to some condition prescribed। तो वो पहले कोई कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि कौन सा पर्सन है, बस आप जो है वो आईजीएसटी पे करो और जो है अपना रिफंड लो, बाद में आपके जो है वो एसबी जो है वो मिलनी चाहिए आपके जीएसटी R1 से, और 3B में जो है आपने कॉलम जितना उसमें जो है उनकी आईजीएसटी वाली कॉलम में जो जीएसटी 3B है उसका 3(1) का बी पार्ट में जो है वो डिलीट, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये चेंज लेकर आए। तो नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट लेके आए सर ये, अब जो सेक्शन 16 था जीएसटी में उसमें सिर्फ ये दो ही चेंज लेकर आए, अब सीजीएसटी में जो है बहुत सारी चेंजेस जो है लेकर आए। तो बहुत सारी चेंजेस हम देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे जो भी इनसे रिलेटेड है डिस्कस कर लेंगे। पहला सेक्शन 7 में जो है वो ये चेंज लेकर आए, एक जो क्लब्स हैं या जो दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, उन्हीं से पैसा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं को सर्विस दे देते हैं। तो अब इसमें बात ये हुई कि भाई ये जो है क्या वो सप्लाई की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें एक दो जजमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी रही एडवांस रूलिंग की, कुछ ने कहा कि नहीं म्यूचुअल जो है उस पे ये म्यूचुअल कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है, तो निश्चित रूप से इस पे जो है नहीं हो सकता, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं लग सकता। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं इसमें लग सकता है, और यदि हम इसकी जो एक नोटिफिकेशन है जो रेट की नोटिफिकेशन है उसके बाद देखें तो उन्होंने कहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी क्लब है, जो भी जो है सोसाइटी है, यदि वो अपने मेंबर्स को कोई दे रहे हैं योगा वगैरह को छोड़ के कुछ चीजें उसमें एक्सक्लूड की गई हैं, तो उसको छोड़ के जाए जो भी है उनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ये सेक्शन 7 में ही ले आए, पहले ये शेड्यूल 2 का पार्ट था जहां पर ये बताया गया था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन अब इन्होंने इसको सप्लाई का ही पार्ट बना दिया। और जीएसटी के अंदर यदि किसी पर टैक्स लग सकता है तो वो सप्लाई के अंदर लग सकता, सप्लाई पे ही लग सकता है। यदि इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई तो उस पर टैक्स लगे नहीं सकता। अब कुछ केसेज में, मैं संबंध के केसेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा विषय से अलग हटके चल रहा हूँ हल्का सा फॉर नॉलेज। तो वहां पर ये कहते हैं कि आपने सप्लाई ही नहीं की थी, तो इसलिए आपकी जो आईटीसी है वो क्यों ना रिवर्स कर दी जाए, आपने तो सिर्फ बिल इशू करे, आपने सप्लाई तो करी ही नहीं। तो उनसे बात ये पूछने वाली है कि भैया मैंने सप्लाई नहीं करी तो टैक्स किस चीज का, जो जीएसटी है उसमें टैक्स तो केवल सप्लाई पे लग सकता है ना, सप्लाई के अलावा तो लग ही नहीं सकता। जो सेक्शन 9 है चार्जिंग सेक्शन है वो सप्लाई पे ही टैक्स लग सकता है, सप्लाई के अलावा तो कहीं टैक्स नहीं लग सकता, ये तो हम सब जानते हैं। तो सप्लाई पर जब टैक्स नहीं, जब सप्लाई ही नहीं मानते आप उसको, आप केवल उसको बिल मानते हो, वो ठीक है, पेनल्टी है, अलग चीजें हैं, वो दूसरी चीजें हैं, वो सेपरेट इशू। लेकिन जब तक वो सप्लाई नहीं है तो टैक्स आप चार्ज ही नहीं कर सकते। यदि आप कहते हैं कि मैंने कोई टैक्स नहीं दिया तो फिर आईटीसी
आप जो है वो कैसे मेरे को कहकर और जो है दोबारा टैक्स मांग सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये एक बिंदु है जो हमें देखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया कि सेक्शन 7 में ही इसको मर्ज कर दिया। सेक्शन 7 जो क्लोज 7 का 1 का ए क्लोज था उसके साथ ए और इंसर्ट किया और वहां पर लिख दिया द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और इट्स मेंबर। आप देखें द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के एचयूएफ भी है वो भी इसमें कवर्ड है, वो इससे बाहर नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल को इसने बाहर किया है। टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा, यानी कि मेंबर क्लब को दे रहे हैं या क्लब मेंबर को दे रही है, यानी कि फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि सप्लाई मानी जाएगी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा फॉर पर्पज ऑफ दिस क्लोज इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग नाउ नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लोज इज देयर, दे हैव पुट द नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लोज। और उसमें उन्होंने कहा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, इनकम टैक्स में कहा गया है, नहीं कहा गया उसको छोड़ दो आप। किसी जजमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, ट्रिब्यूनल ने कहा है, अथॉरिटी ने कहा है, एडवांस रूलिंग ने कहा, उन्होंने कहा छोड़िए द पर्सन एंड इट्स मेंबर और constituents shall be deemed to be two separate person and the supply or activity inter se shall be deemed to take place from one person to another। It's mean it is treated as supply और इस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो that they have inside section 7, so please be careful। Now they have made the change in the act itself। Now we have to, if someone says no, it is against the concept of mutuality, then we have to now challenge the virus of the act itself। Next, next change sir, हम इस बात को बहुत कहते थे और बहुत सारी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी डली हुई है कि जो रूल 36(4) था जिसमें कंडीशन थी कि 5% को छोड़ के जो 90% तक आपकी जो भी आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं वो GSTR1 में अपलोड करना चाहिए सप्लायर द्वारा, जो भी इनवॉइसेज है और डेबिट नोट है, और वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इसमें जो है अब इन्होंने इसको, अब हम कहते थे कि जी ये तो सीधा सीधा आपने रूल से ले लिया, और रूल्स जो है वो एक्ट से ही गवर्न होता है। जब कोई चीज एक्ट में नहीं दी हुई तो वो रूल्स में कैसे आ सकती है। तो दिस रूल इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द CGST एक्ट, ऐसा हमने कहा, और इस तरह की हमने पिटीशन हाई कोर्ट में भी डाली। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम जो है इसको सेक्शन 16 में इंसर्ट कर देते हैं, और इन्होंने सेक्शन 16 में ही इंसर्ट कर दिया। जो सेक्शन 2 था उसके ए के बाद इन्होंने ए जो है वो इंसर्ट कर दिया और सीधा सा कह दिया डिटेल ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू क्लोज ए हैज बीन फिनिश्ड by the supplier in the statement of outward supply and such detail have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। यानी कि उसने अपने GSTR1 में भरेगा, आपके GSTR2A में ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यदि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। जो कंडीशन अभी तक केवल रूल्स में थी, अब इन्होंने उसको एक्ट में भी वो लेकर आए। अब इन्होंने जो है एक्ट में ये कह रहे हैं, एक्ट में लेकर आए। अब मैं आपको और बताऊं कि ये जो अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होगी, ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने आप कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। पहले वाली सेक्शन 7 में है वो भी जो ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होगी। मुझे लग रहा है जो रूल 36(4) आया, इफ करेक्ट मी इफ आई एम नॉट करेक्ट, शायद 10 अक्टूबर 2019 से आया था। शायद मुझे लगता है कि 10 अक्टूबर 2019 से रूल जो है वो इंसर्ट किया गया था, रूल 36(4), जिसमें ये लेकर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि जो इसका नोटिफिकेशन में ये वहीं से इसको अप्लीकेबल किया जाएगा, और उसके बाद इसका क्या फेट होगा और क्या फेट नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन सीधा सा इन्होंने कर दिया। और इसके पीछे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि क्यों ऐसा किया गया, इसलिए ऐसा किया गया।
मुझे एक छोटी सी अपनी ही एक बात याद आती है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा सर, मैंने कहा ये टैक्स बन रहा है, टैक्स जमा करवा दो, जो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया। तो उसने कहा सर हम तो करवा देते हैं, लेकिन वो जो अकाउंटेंट है वो तो कहते हैं कि टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। कहा भाई ऐसे कैसे होगा, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ेगा। फिर वो मुझे बाद में समझ में आया वो करते क्या थे कि परचेज नहीं होती थी, उसके बावजूद भी 3B में परचेज लेके जो है उसको डाल दो। तो ये जो मिसचीव्स थी, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपका GSTR 1 में जो है वो सामने वाला अपलोड करे, आपके GSTR 2A में दिखाए, तब जाकर जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो मिसचीव्स चल रही थी पूरी मार्केट के अंदर, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चेंज रूल 36(4) में लाया। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि वो टिक नहीं पाएगा, वो जो कोर्ट्स हैं वहां पर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने इसमें इसको एक्ट के अंदर भी लेके आए, सेक्शन 16(2)(a) के तहत। नेक्स्ट। सीएज के लिए कुछ सीएज ने कहा कि हमारा तो काम ही जो है वो ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यदि हम ठीक ढंग से ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें, 9C तैयार करें, तो उसमें इतना टाइम कंज्यूम होना है कि हम शायद जितनी टाइम कंज्यूम होगा उसके तो 10% भी कॉस्टिंग जो है क्लाइंट नहीं दे पा रहा। इसमें थोरोली जो है हर चीज का हमें एनालिसिस करना था, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देनी थी। वो ठीक है कि जो है कुछ फीस इसमें आती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है ये ज्यादा बेटर है उससे। और वो जो चीज छोड़ दी, अब इन्होंने वही चीज जो है वो लेकर दोबारा आए हैं, लेकिन वो सेक्शन 35(5) में ही ले आए। 35(5) में ही जो है वो 35(5) तो ओमिट कर दिया, जो 44 का 1 है उसमें जो है चीज लेकर आए। 35(5) जो था वो कह रहा था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, हम सब जानते हैं वो 2 करोड़ थी, shall get his account audited by a chartered accountant or cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other document in such form and such manner as may be prescribed. Now this section is omitted, this subsection is omitted. Now we come to the 44, जो 44 में चेंज, 44 का हम पहले वाला एक बार देख लेते हैं। देखिए 44 में जो अमेंडमेंट है, जो लाल निशान से है, जो काट दी गई है वो कट गई हैं, जो लाल निशान से है इसका मतलब वो जो है इंसर्ट की गई है। अब इसको पढ़ते हैं एक एक चीज को बहुत ध्यान से। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, TCS और TDS वाले, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए कैजुअल टैक्स पर्सन एंड ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको छोड़कर सेल्फ फर्निश एंड एनुअल रिटर्न, बाकी सबको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। विच में इंक्लूड, ना जो ऊपर उन्होंने खत्म किया है वो यहां पर उन्होंने इंसर्ट कर दिया, ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले ऑडिट जो है वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगी, तो अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, हम प्रोफेशनल की कोई लायबिलिटी नहीं, वो उसको खुद जो है उसको साइन करना है। reconciling the value of supply declared in the returns furnished in the financial year, जो भी उसने रिटर्न्स भरी हैं वो जो रिटर्न्स भर रहा है वो एनुअल रिटर्न भर रहा है विद द ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो ऊपर से सिर्फ ये रह गया कि इसमें जो है वो सीए का ऑडिट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें उन्होंने दोबारा यहां से इंसर्ट कर दी। अब इन्होंने कहा फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली इन सच मैनर एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो प्रेस्क्राइब्ड किया जाएगा। अब जो डेट थी ऑन और बिफोर द 31st day of December of the following the end of such financial year, that has been removed। इसका मतलब ये डेट जो है वो बताई जाएगी। अब 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट नहीं रही फॉर्म 9 भरने की, वो जो एक बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट थी वो अब लास्ट डेट जो है वो खत्म हो गई, अब वो लास्ट डेट नहीं रही। अब जब भी ये बताएंगे कि इस डेट तक आपको भरनी है, तो वो डेट जो है उस डेट तक हमें एनुअल रिटर्न भरनी है। ऐसा अब कुछ नहीं रहा
कि आपको 31 दिसंबर जो बाय डिफॉल्ट थी वो डेट तो है अब चली गई। अब उसके बाद इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एग्जम्प्ट एनी पर क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है वो तो किसी को चाहेगा तो वो जो काउंसिल की रिकमेंडेशन से वो एग्जम्प्ट कर सकता है एक स्पेसिफिक क्लास को। उसके बाद एक प्रोविजो डाल दी, उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट को भी इसमें क्यों घसीट रखा आपने, तो वो गवर्नमेंट को उन्होंने वो बाहर लेके गए और कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कौन से बाहर हुए हैं जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट सीएजी द्वारा ऑडिट किए जाते हैं अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उनको जो है इन्होंने बाहर किया। और उसके बाद क्या क्या काट दिया इन्होंने, देखो यहाँ काट दिया इन्होंने प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ लिमिट, क्योंकि वो लिमिट तो अब कुछ है ही नहीं, वो डेट ही खत्म हो गई तो लिमिट टाइम एक्सटेंशन का कोई इशू ही नहीं है, तो इसलिए जो है इस प्रोविजो को ओमिट कर दिया गया। सब सेक्शन 2 को भी ओमिट कर दिया गया, सब सेक्शन 2 भी ओमिट हो गया, क्योंकि वो वही था कि उसको जो है वो सेक्शन 35 में उसको ऑडिट करवाना है और वो जो है फाइल करना है, तो दैट हैज आल्सो गॉन। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गई, वो था कि वो नेक्स्ट सेक्शन 50 सर। सेक्शन 50 में बहुत इशू थे सर, बहुत साल बहुत पहले ही मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी आई थी मद्रास की बॉम्बे हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो इंटरेस्ट देना है वो आपको नेट पे देना है, ग्रोस पे नहीं देना। वो कहते हैं कि इनपुट एडजस्ट करने के बाद यदि टैक्स लायबिलिटी बनती है, यदि कैश में पेमेंट है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा था कि नहीं आपको ग्रोस पर देना है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपके वॉलेट में वो पैसा है, जब वो पैसा है तो उस पर किस चीज का इंटरेस्ट, तो उन्होंने कहा उस पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नेट पे होना चाहिए। इस बारे में काफी रिप्रेजेंटेशन दिए गए, बहुत सारी चीजें दी गई। अब इसको जो है वो कानूनी जामा पहनाया गया है और अब कह दिया कि जो इंटरेस्ट है वो नेट पे लगेगा, ग्रोस पे नहीं लगेगा। और ये जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ये अमेंडमेंट कर दी गई। कब से? 1/7/2017 से ये अमेंडमेंट कर दी गई। लेकिन यदि आपकी असेसमेंट सेक्शन 73 या 74 में होती है, प्लीज सेक्शन 73 और 74 में होती है और उसके बाद कोई टैक्स आपको देना बचता है, चाहे आपका वो क्रेडिट लेजर में है और क्रेडिट लेजर आप एडजस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप नॉर्मल रूप से रिटर्न भर रहे हैं, नॉर्मल रूप से आप रिवर्सल कर रहे हैं, अपने आप रिवर्सल कर रहे हैं, तो आपको नेट पर टैक्स इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन यदि सेक्शन 73 और 74 की असेसमेंट के बाद यदि आप कोई पैसा देते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितनी भी वो टैक्स बनाया वो ग्रोस पे ही देना पड़ेगा, वो नेट पे नहीं देना। वो आप एडजस्ट कर सकते हैं क्रेडिट लेजर से, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं, लेकिन वो नेट पे ही देना। नेक्स्ट चेंज है सर सेक्शन 74। 74 की एक बार चेंज जो है पढ़ लेते हैं सर। ये चेंज आया है, जो एक्सप्लेनेशन 1 है क्लोज 2, वहां पर क्लोज 2 में जो है ये चेंज सेक्शन 17(4) का सब क्लोज शायद ये 12 है, 12 उसमें उन्होंने कहा कि वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग, एक ही प्रोसीडिंग चल रही है, एक तरह की प्रोसीडिंग चल रही है कि मान लिया कुछ लोग जो है ग्रुप बना दिया, एक ने जो है वो सप्लाई दी, दूसरे ने इनपुट लिया, तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है। इशू टू द मेन पर्सन, जो उसमें किंग पिन है उसको जो है मेन पर्सन जो है उसको is issued to the main person liable to pay tax and some other person, and such proceeding against the main person has been concluded, वो कंक्लूड कर दी गई अंडर सेक्शन 73 और 74। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 73 और 74 में कर दी गई, तो प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन, पेनल्टी की बात कर रहा है और टैक्स की बात नहीं कर रहा, टू पे पेनल्टी, यानी कि टैक्स की लाइबिलिटी तो होगी, उसकी प्रोसीडिंग तो चलेगी, लेकिन जो पेनल्टी जो है पे करनी है वो सेक्शन 122, पहले 4 सेक्शन थे, पहले से ही था, सेक्शन अभी नहीं आया। सेक्शन 122, 125, 129 एंड 130 आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, तो उन्होंने कहा वो जो है कंक्लूड मानी जाएंगी।
लेकिन सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 उन्होंने यहाँ पर हटा दिया। इसका मतलब यदि मेन के खिलाफ भी लाइबिलिटी या प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई सेक्शन 73 74 में, तब भी जो है सेक्शन 120 और 130 के लिए जो है वो अलग से पेनल्टी जो है वो कंक्लूड नहीं मानी जाएगी और वो प्रोसीडिंग अलग से उनके लिए चलेगी। तो सर ये बिल्कुल इन्होंने सेक्शन 125 और सेक्शन 122 और 125 यहाँ पे रखा और 129 और 30 जो है वहां से वो ले गए। नेक्स्ट सेक्शन 75 सर, सेक्शन 70 सॉरी वो 74 सेक्शन देखना पड़ेगा सर एक बार चेंज कौन से सेक्शन में है, लेकिन ये लास्ट सेक्शन है, बिल्कुल लास्ट है सब क्लोज, वो आप देख लेना एक बार सेक्शन 74 का जो सबसे लास्ट क्लोज है उसमें सेक्शन 17(5) के 12 में अब चेंज ये लेकर आए। अब ये क्या चेंज लेकर आए, ये लेकर आए फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स shall include the tax payable in respect of the detail of outward supply furnished under section 7 but not included in the return furnished under section 39। क्या कह रहा है सर ये कि आपने GSTR 1 भरा, उसमें आपने 1 करोड़ की सेल दिखा, लेकिन आपने जो GSTR 3B भरा उसमें आपने सेल दिखाई 50 लाख। तो उन्होंने कहा जो 1 करोड़ में से 50 लाख घट गए तो बाकी जो 50 लाख बच गए उस 50 लाख को आपका सेल्फ असेस टैक्स मान लिया जाएगा और उस पर जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो रिकवरी है, रिकवरी का सेक्शन है ये, तो उसको रिकवरी जो है मानकर आपसे वो रिकवरी की जाएगी अंडर सेक्शन 75। देखिए सर सेक्शन 75 क्या कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सेक्शन 70, वो कह रहा है जो 73 और 74 में कहा उसको छोड़ दो, वेयर एनी, क्योंकि 73 और 74 में नहीं आ रहा, वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 remains unpaid either wholly or partly or any amount of interest payable of such tax remain unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79। तो सेक्शन 79 जो है वो रिकवरी का सेक्शन है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो सेक्शन पे जो है आपको टैक्स जो है वो देना। तो निश्चित रूप से ये तो बात वैसे भी ठीक है कि GSTR 1 में जो आप डाल रहे हो GSTR 3B में तो उतना होना ही चाहिए, तो वो कह रहे हैं वो नहीं है, यदि उसमें कम है तो उस पर आपको रिमेनिंग पर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा और रिकवरी की जो प्रोसीडिंग है 79 की वो आपके खिलाफ शुरू कर दी जाए। सर बहुत खतरनाक चेंज, बहुत ही खतरनाक सेक्शन 83, बहुत ही खतरनाक चेंज है, बहुत ज्यादा खतरनाक चेंज। पढ़ लेते हैं सर क्या चेंज किया, अमेंडमेंट के बाद क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इसको इन्होंने ओमिट कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन, अब इनिशिएशन की बात कर रहा है ये, पेंडिंग ऑफ द प्रोसीडिंग नहीं कर रहा। अब पेंडिंग क्या है कि मान लिया पेंडेंसी जब तक है जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कंक्लूड हो गई प्रोसीडिंग तो उसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन 83 को वो नहीं आपके ऊपर अप्लीकेबल कर सकता। लेकिन अब इन्होंने इनिशिएशन की बात करी है तो वो कंप्लीट भी हो गई, तब भी जो है उसके बाद भी जो है सेक्शन 83 में वो आपकी प्रॉपर्टी को आपके बैंक को अटैच कर सकता है। तो वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अब इन्होंने सेक्शन 62, 63, 64, 67 और 73, 74 था केवल, अब उसको काट दिया। अब इन्होंने कर दिया चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। The commissioner is the opinion that for purpose of protecting the, now it is very very important, we have to see every word. The commissioner is the opinion, first of all the commissioner has to form an opinion that for purpose of protecting the interest, कि उसका रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, देयर शुड बी सम मटेरियल जो बताए कि हाँ जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, यदि प्रॉपर्टी अटैच नहीं की गई, इट इज नेसेसरी सो डू सो, ही मे बाय इन ऑर्डर राइटिंग अटैच प्रोविजनली, प्रोविजनली कर सकता है एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन था, इसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया, क्या ऐड करा, और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन
1A of section 22 in such manner as may be prescribed। पहले क्या था, जो किंग पिन थे वो बच जाते थे, जिसको आईटीसी का लाभ मिल रहा है वो बच जाते थे। अब उसको भी इन्होंने यहां पर कवर कर दिया कि यदि आपकी कोल्यूजन है, यदि आप किंग पिन है, आप उसको चला रहे हैं, यदि आपको वहां से आईटीसी पास ऑन हुआ है तो आपके खिलाफ भी सेक्शन 83 जो है वो हो सकता है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस सर, क्योंकि इसका पहले से ही मिसयूज हो रहा था, अब्यूज हो रहा था यह सेक्शन, अब और ज्यादा अब्यूज। इसमें जो है हमें देखने वाली बात यह है कि इसमें आप देखें कि अब यदि सेक्शन 73 का आपके खिलाफ सम्मन भी इशू हो गया, तब भी जो है वो चाहे, ऐसा है नहीं हालांकि सेक्शन के अंदर, लेकिन वो चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है। तो इतनी पावर जो है इस सेक्शन में उनको दे दी गई। देखिए सर, इसमें क्या क्या है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाज लिमिटेड टू द टैक्सेबल पर्सन, हाउएवर आफ्टर द अमेंडमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड 1A ऑफ सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट। तो उसमें उन्होंने उसको ले लिया। उसमें ये था कि आप पास ऑन कर रहे हैं आईटीसी, या आप विदाउट सप्लाई जो है विदाउट बिल सप्लाई कर रहे हैं, या विदाउट जो है सप्लाई विदाउट बिल कर रहे हैं, या बिल विदाउट सप्लाई भेज रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें थी, तो वो उन्होंने यहाँ पर कवर कर लिया। और कोई भी पर्सन यदि उसका कल्यूजन है, इवन चार्टेड अकाउंटेंट, इवन एंड प्रोफेशनल लाइक एडवोकेट, यदि उसका भी कल्यूजन प्रूव होता है कहीं ना कहीं। मैं आपको एक छोटी सी एक इसमें जोड़ता हूं। मैं एक बार राजस्थान, भिवाड़ी से आगे मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर कमिश्नरेट है, वहां पे मैं गया था किसी केस के सिलसिले में। तो कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि एक प्रोफेशनल के लैपटॉप से फोटोशॉप किए हुए 50 इलेक्ट्रिसिटी बिल मिले, जिनमें एड्रेस चेंज किया गया और उससे उसमें फर्में खोली गई। निश्चित रूप से दिस इज ए कल्यूजन, और इस कल्यूजन में जो है वो निश्चित रूप से आप जो है, हम भी एज ए प्रोफेशनल इसके घेरे में आ सकते हैं। यदि कोई भी आदमी सिर्फ आपसे कहे कि आप जो है मेरी रिटर्न भर दीजिए, ये उसकी डिटेल्स है, नहीं। आप जो भी डाटा है उससे मेल से मंगवाएं प्लीज। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मेल से चीजें मंगवाएं उससे। उसका डाटा कम से कम हमारे पास होना चाहिए, ताकि जिस बेस पे, जिस डाटा के बेस पे हम रिटर्न भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ उसने फिगर भेज दी और उस फिगर के बेस पे हमने रिटर्न भर दी और हम कहें तो प्रोफेशनल है जी, हमने तो रिटर्न भरनी थी, हमने भर दी। नहीं सर, प्लीज, जब तक आपके पास कुछ चीजें ऑथेंटिक ना हो जो आपको डीलर ने भेजी हो, तब तक आप प्लीज रिटर्न फाइल ना करें। खासकर जो बिलिंग का काम करते हैं उनकी रिटर्न तो बिल्कुल फाइल ना करें सर किसी भी। या तो प्रॉपरली डाटा जो है वो मैनेज होना चाहिए, प्रॉपरली डाटा आपके पास होना चाहिए। यदि वो डाटा नहीं है, प्लीज आप, क्योंकि हम भी इस कोल्यूजन में आ सकते, प्लीज ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122, section 122 CGST Act refer to those person who retains the benefit of a transaction covered under clause 1, 2, 4, 9 of section 121 of CGST Act and whose instance such transaction is conducted. Provisional attachment of the bank account can be done upon the initiation of the proceeding. Even the proceeding has been completed after initiating the proceeding. Attachment of the property shall continue. Provisional attachment earlier can be done for the proceeding under section 62, 63, 67, 73, 74। अब आप देखें कौन कौन से सेक्शन इसमें कवर हो गए, क्योंकि 3 चैप्टर उसने लिए हैं। अब देखें आप 59 में सेल्फ असेसमेंट, 60 में प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर, summary assessment in certain cases, power of inspection and search and seizure, inspection of goods in movement, power to arrest, power to summon, assess to business officer to assist proper officer, determination of tax not paid or short paid, determination of tax not paid, section 74, general provision relating to determination of tax, tax collected but not paid to the government, tax wrongfully collected, initiation of recovery proceeding, recovery of tax, payment of tax, transfer of property, tax to be
फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, प्रोविजनल अटैचमेंट, continuation and validation of certain recovery procedure। अब देखें सर कितने सारे जो है अब यहाँ पर जो है सेक्शन ला दिए गए। हम इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, बहुत अच्छी जजमेंट, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ये डेलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद, एक बार ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है हम उसको भी जो है डिस्कशन, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। नाउ सर नेक्स्ट जो चेंज आई है वो सेक्शन 107 सब क्लोज 6 में है। 6 में यदि हमारी गाड़ी पकड़ी गई और हमारे खिलाफ जो है एक असेसमेंट कर दी गई, असेसमेंट ऑफ टैक्स तो अब रहा नहीं, पेनल्टी रही, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो उन्होंने कहा कि उसका पहले 10% जमा करवाना था, उन्होंने कहा था अब 25% आपको जमा करना, अब 10% नहीं, यदि आप अपील में जाते हैं तो 25 आपने उसका जो है वो जमा करवाना। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ये भी आते हैं कि हमने तो पूरा जमा करवा दिया, क्या उसके बावजूद भी 25 करवाते हैं? नहीं, ये सेक्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ें एक बार। दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 unless if sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant। इसमें तो 100% पे की हुई है, तो जब 100% पे कर दी तो उसके बाद जो है 25% अलग से जमा करवाने का कोई जो है इसमें सीन नजर नहीं है। दैट इज सेक्शन 107। अब उसके बाद सेक्शन 129 में काफी कुछ चेंज आया है सर, जो समझने वाली बात है। हम लोग क्या करते थे सर, पहले ऑफिसर भी क्या करते थे कि DRC 03 नहीं लेते थे, DRC 03 में जो है कोई लाइबिलिटी नहीं लाते थे टैक्स की और इंटरेस्ट की। तो कुछ डीलर क्या करते थे, वो कहते थे जो हमने टैक्स पे किया उसका तो हम बेनिफिट ले लेते हैं और पेनल्टी को जो है वो छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि क्यों क्यों ना ले, ऐसा नहीं था सर। सेक्शन 17(5) का जो सब क्लोज एच था उसमें क्लियर कहा गया था कि जो टैक्स आपने सेक्शन 73, 74, सेक्शन 129 और 130 में पे किया है उस पर आप जो है उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। यदि हम कर रहे थे तो गलत थे, लेकिन और फिर ये बात हो रही थी कि हमने तो बिल में पहले से ही टैक्स दे रखा है, मान लिया ई वे बिल नहीं है या ई वे बिल जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो टैक्स तो हमने दिया है, फिर दोबारा टैक्स क्यों? इन्होंने कहा चलो झंझट ही खत्म कर देते हैं। अब इन्होंने टैक्स को खत्म कर दिया, पेनल्टी को 200 टाइम कर दिया, 200 टाइम पेनल्टी कर दी। जो पेनल्टी अब 18% थी उसी को 36% कर दी। अब ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, मैं इस बारे में कोई कमेंट अभी नहीं करूंगा, ये जो है लिटिगेशन का मैटर है। लेकिन हाल फिलहाल जो है जो इन्होंने किया मैं वो बता रहा हूं, और इन्होंने कर दिया कि जो भी जो है आपकी जो टैक्स है उसकी डबल जो है पेनल्टी होगी, टैक्स नहीं लगेगा। देखें सर सेक्शन 1A में इन्होंने क्या कहा, ऑन पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल टैक्स उसको काट दिया, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 100% भी काट दिया, 200% ऑफ द टैक्स पेबल, जितना भी टैक्स है, मान लिया 18 है तो 36, 28 है तो 56, 5 है तो 10, जो भी है ऑन सच गुड्स एग्जाम्प्ट केस में वही है सर, उसको मैं ज्यादा नहीं कर रहा कि 200% पेनल्टी जो है इन्होंने अब कर दी। दूसरा सेक्शन में चेंज कुछ कॉन्सिक्वेंशियल है और कुछ अलग से भी हुए हैं, वो देखने वाली बात। पहले क्या होता था सर, मजे की बात थी और इसमें कोई गलत भी नहीं था कि मान लिया एक जो है माल पकड़ा गया, अब माल पे जो टैक्स है वो 28% था, पहले की बात कर रहा हूं अभी की, तो 28, 28, 56% आपको जो इतना वैल्यू बनी उसका टैक्स देना होता था। लेकिन जो जो अनरजिस्टर्ड जाता था या जो ट्रांसपोर्टर जाता था उसको टैक्स जो है वो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स देना होता। तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स में जो टैक्स देना होता था तो 6% की वहां पर बचत होती थी। तो क्यों नहीं हम 50 के लिए जाएंगे, हम क्यों रजिस्टर्ड बन के जाए, 28, 28, 56% दें। तो इसलिए जो है अब उसको भी उन्होंने भापा और अब इन्होंने क्या कहा, सुनने अब इन्होंने क्या कहा, ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स वो हटा दिया, ऑन पेमेंट ऑफ द पेनल्टी इक्वल टू द 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स
or 200% of the taxable penalty on such goods whichever is higher. Now this word is very important, whichever is higher. अब whichever is higher जो है इन्होंने जोड़ दिया, यानी कि 10 लाख का माल है और वो नहीं जा रहा, कौन नहीं जा रहा, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं जा रहा, तो तब जो है जो ट्रांसपोर्टर जा रहा है तो उसको जो है वो या तो जो भी 200% है वो देना पड़ेगा, नहीं तो हाफ जो है वो देना पड़ेगा। मान लिया 5% है टैक्स, 5% टैक्स, 10 लाख की वैल्यू है तो 50 प्लस 50 जो है 1 लाख रुपए टैक्स। लेकिन वो गया नहीं, रजिस्टर्ड डीलर कहता है मैं नहीं जाता, और ट्रांसपोर्टर जा रहा है, तो उन्होंने कहा भैया आपको जो है वो कितना देना पड़ेगा, आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख और 5 लाख में से 5 लाख रुपए ज्यादा है। तो उन्होंने कहा जो भी ज्यादा है, यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 28 प्लस 28 टैक्स है 56 और उसका बन रहा है 50, 5 लाख प्लस उसमें बन रहा है 6 लाख, तो उसको 6 लाख पे करना है, 5 लाख नहीं पे करना। तो दिस इज has been a new insertion as well as the section 129 is concerned. तो ये सर एक इन्होंने नेक्स्ट सर रिलीज ऑफ द गुड्स की बात कर रहा है अभी है। अब देखिए सर एक रिलीज ऑफ गुड्स में जो सेक्शन 67 थे उसके जो सेक्शन 17(6) के जो कंटेंट्स थे वो एज इट इज, उसके जो सब सेक्शन के जो प्रोविजंस थे वो एज इट इज जो है यहाँ पर लागू हो रहे थे। उसमें क्या था, उसमें था कि बैंक गारंटी पर भी आप जो है अपने गुड्स को रिलीज करवा सकते। अब उन्होंने उसको डिलीट कर दिया सर, ओमिट कर दिया, उन्होंने कहा छोड़ो इसको काटा मारते हैं, उसको काटा मार दिया उन्होंने, और काटा मार के कहा कि अब जो है आपको बैंक गारंटी नहीं देनी, यदि आपको माल छुड़वाना है तो कैश पेमेंट करनी, यदि आपको अब छुड़वाना है तो कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट सर अब एक टाइम लिमिट जो है वो लेकर आए ये, इन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्हीकल वगैरह सीज होता है तो उसके 7 दिन के अंदर आपको जो है वो शो काज नोटिस इशू करना है, जिसमें बताना है कि आपको कि भाई आपका डिटेंशन हुई है, ये पेनल्टी आपकी पेबल है, तो आपको वो करना है। और जब आपको 7 दिन का उसमें जो है वो टाइम देना, और उसके जब वो रिप्लाई आ जाए, जब उसको नोटिस का वो पीरियड खत्म हो जाए जिसमें उसको रिप्लाई देना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो ऑर्डर फ्रेम कर। पहले ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन अब जो है वो टाइम लिमिट ये ले आए। देखिए सर द प्रॉपर ऑफिसर detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within 7 days of such detention or seizure specifying the penalty payable and thereafter pass an order within the period of 7 days from the date of service of such notice। जिस डेट को वो सर्विस हो गई, सॉरी मैंने ये कहा था कि रिप्लाई नहीं, जिस डेट को वो सर्विस वहां पर दे दी उसके 7 डेज के अंदर आप फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी उसके अंदर आपको वो ऑर्डर जो है पास करना है, फ्रेम कर। The officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice specifying the tax penalty payable, pass an order for the payment of tax penalty under clause A, B or C. Earlier there was no time limit to issue the notice once the goods were detained. However, now adjudicating authority is required to issue the notice within 7 days of detention. Second, sir, earlier the time was there was no time limit to pass order after detention. However, now adjudicating authority is required to pass the order within 7 days from the date of issuing of detention. अब शो काज नोटिस वो तो है ही सर कि शो काज नोटिस तो आपको देना ही पड़ेगा। अब डिटेंशन की बात है, पहले क्या था कि ये कहते थे कि भाई आपने 15 दिन के अंदर यदि टैक्स पे नहीं करा जो आपके खिलाफ निकल गया तो आपके खिलाफ 130 की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 130 है कॉन्स्फिकेशन ऑफ द गुड्स, जो बहुत बहुत जो है वो खतरनाक सेक्शन है और जिसके जो है जो वहां पर फाइन है और जो पेनल्टी है वो बहुत है। अब इन्होंने क्या कहा कि वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और ओनर ऑफ सच गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 1 विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड द कॉपी ऑफ ऑर्डर, जिस डेट को वो रिसीव हुई उसके 15 दिन के अंदर passed under subsection 3 the goods or conveyance so detained or seized shall liable to be sold, उनको बेच दिया जाएगा, dispose of कर दिया जाएगा in such manner at such time as may be prescribed
टू रिकवर द पेनल्टी पेबल अंडर सब सेक्शन। उन्होंने कहा उसको जो है बेचकर आपका रिकवर कर देंगे। पहले ये कहते थे, पहले आप देख लेते हैं पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे 130 की जो है कार्रवाई हम आपको खिलाफ शुरू कर देंगे। वेयर द पेमेंट ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स द ओनर ऑफ द गुड्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी अंडर सेक्शन 1 within 14 days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provision of section 1। तो सर वो अब इन्होंने खत्म कर दिया, सेक्शन 129 और 130 को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इनको मर्ज नहीं किया, अलग अलग कर दिया। और आपको याद होगा गुजरात हाई कोर्ट का सनर्जी जजमेंट आई थी, बहुत लंबी जजमेंट है, बहुत वास्ट डिटेल्ड जजमेंट है। तो उसमें भी उन्होंने सेक्शन 129 और 30 को अलग अलग किया था। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट यहाँ पर वो लेकर आए हैं। तो इस सेक्शन 129 और 130 को अब इन्होंने सेपरेट कर। नेक्स्ट सेक्शन 130 सर, सबसे पहले तो इसमें जो नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लोज था, नॉट विद एनी स्टैंडिंग, वो जो है अब उसको हटा दिया गया। अब उसको हटा दिया गया। अब जो है उसकी बजाय इन्होंने कहा कि वेयर एनी पर्सन where any fine in lieu of confiscation of the goods or conveyance is imposed under section 2, the owner of such goods or conveyance। अब इसको भी उन्होंने ओमिट कर दिया सर, क्योंकि ये जो है वो सेक्शन 129 के उसमें था। जब वही चला गया तो उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए जो सेक्शन 133 था उसको भी इन्होंने ओमिट जो है वो कर दिया सर, रिमूव कर। सेक्शन 129 130 को जो है इन्होंने अलग अलग कर दिया। नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लोज जो है इन्होंने उसको हटा दिया सर। अब उसके बाद जो है वेयर एनी पर्सन इंस्टेड ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट, उसको हटाकर इन्होंने वेयर एनी पर्सन जो है वर्ड अब ये लेकर। उसके बाद सेक्शन 155, तो ये कोई खास चेंज नहीं है। इसमें जो है वो चेंज है द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम मे एन ऑर्डर डायरेक्ट any person to furnish information relating to any person dealt with in connection with this act within such time, in such form, and in such manner as may be prescribed। जनरल सा सेक्शन है सर, इनकम टैक्स में भी ऐसा सेक्शन है, कस्टम में भी है, एक्साइज में भी है, और जो दूसरे फिजिकल स्टैट्यूट हैं सब में इस प्रकार का सेक्शन होता है जहां पर कमिश्नर को ऑथराइज किया जा सकता है कि वो जो है बैंक से या जो दूसरी इंस्टीट्यूशन है वहां पर भेज के जो शेयर है, शेयर मार्केट के जो भी है, जिससे भी वो डिटेल्स मंगवाना चाहता है वहां से वो डिटेल मंगवा सकता है। तो सेम सेक्शन है। उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो the commissioner may if he considered it is necessary to do so। पहले जो है do so by notification direct such direct that statics may be collected। वो statics जो था वो that is हटा दिया, वो statics का कोई लेना देना नहीं है तो वो हटा दिया गया statics। अब upon the notification being issued the commissioner or any person authorizing by him in behalf may call upon the concerned person to furnish such information or detail in such form and manner as may be prescribed relating to any मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टैटिक्स इज टू बी कलेक्टेड। तो वो अब इन्होंने हटा दिया। अब सीधा सीधा इन्होंने कर दिया कि वो डायरेक्ट करेगा और डायरेक्ट करके जो है वो इंफॉर्मेशन मांग। तो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एज फार एज द सीजीएसटी कंसर्न। मुझे लग रहा है इसमें एक अमेंडमेंट कहीं ना कहीं सेक्शन 129 की रह गई, मुझे लगता है। चले सर, एक मिनट रुको सर, वो भी मैं देखता हूँ।
जी सर, इसमें एक चीज ये रह गई कि provided that the conveyance shall be released on payment of by the transporter on penalty under section sub 3 on or 1 lakh which average less। तो इसमें जो है एक नई अमेंडमेंट ट्रांसपोर्टर के लिए आया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का व्हीकल फंसा रहता था तो ट्रांसपोर्टर परेशान रहता था। उन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया अब कि यदि वो जितना जो टैक्स बनता है यदि वो पे कर दे, उस जो भी अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है उसका टैक्स पे कर दे, या 1 लाख रुपया जो भी कम है वो भर दे, तो उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। मान लिया 5 लाख रुपए जो है वो पेनल्टी आएगी, तो उन्होंने कहा यदि 1 लाख रुपया वो भर दे तो उसका जो है व्हीकल छोड़ दिया जाएगा। तो केवल व्हीकल, गुड्स नहीं, केवल व्हीकल जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो दैट इज न्यू अमेंडमेंट। So this is all about the amendment as far as the CGST is concerned, as far as the IGST is concerned। सर यदि कोई क्वेश्चन है तो लेट्स डिस्कस दैट, फिर उसके बाद हम जजमेंट वगैरह में चलते हैं। अगर किसी मेंबर के माइंड में कोई क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज विल प्रोसीड टुवर्ड्स द जजमेंट्स। यस राकेश जी, अभी आपने बात कर रहे थे कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उसकी जो पेमेंट है विद इन 9 मंथ्स आनी चाहिए, फेमा के जी जी जो जी रूल्स हैं। हाँ। तो इसी तरह के रूल्स ने 80 HSC में थे। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ इनकम टैक्स में यस हाँ जी, कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर पेमेंट बाद में आए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो लॉ में जो इनकम टैक्स में है वो ये कहा गया था कि अगर इस तरह से बाद में पेमेंट आती है तो आपको उसका बेनिफिट पास ऑन कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वही रूल यहाँ पे भी लगना चाहिए। जी सर, यस आप सही कह रहे हैं सर, होना तो यही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो पेमेंट रिलीज हो रही है ना, तो किसी वजह से मान लिया डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया और बाद में रिलीज हो रही, तो उसका बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। या तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये बात आपकी ठीक लगी और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी जजमेंट हैं, अपने हाई कोर्ट की हैं, ट्रिब्यूनल की हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी। मेरे कुछ ऐसे ये यहाँ पर भी लागू होगा सर, क्योंकि पेमेंट ना आने के पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं, कोई एक कारण तो होता नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट मिल सकता है, मिलेगा, मिल नहीं सकता मिलेगा, तो मुझे लगता है। जी सर, अभी जो 129 में आप कह रहे हैं विद इन 7 डेज, इसके अंदर पहले यही था ना जी कि वो 3 दिन के अंदर उसको, वो जैसे ही वो गाड़ी उसकी पकड़ता है उसको हाँ वो 3 दिन के अंदर पहले डिटेंशन ऑर्डर देगा सर, हाँ जी, डिटेंशन ऑर्डर देना होता है, फिर उसके बाद जो है शोकाज नोटिस था, फिर उसके बाद जो है उसका ऑर्डर पास करना था उसका। लेकिन ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं था, सिर्फ उसका था कि उसको जो है वो टाइम फ्रेम नहीं था, उसको शोकाज नोटिस का बात थी कि जो भी वो ऑर्डर पास करेगा उससे पहले शोकाज नोटिस देगा। लेकिन ये 7 डेज था कि 7 डेज में उसको नोटिस इशू करना आफ्टर डिटेंशन, वो नहीं था। अब वो ये चीज लेकर आएगी, नहीं आपको जो है टाइम फ्रेम, विद इन टाइम फ्रेम में जो है ये चीजें करनी।
क्योंकि पहले 129 और 130 दोनों कंबाइंड थे, अगर आप देखो ना यस दोनों कंबाइंड है, बिल्कुल combined कंबाइंड है सर। एकदम से वो 130 पे नहीं जा सकता था, लेकिन अभी ये दो अलग कर दिया है तो एकदम वो 130 की प्रोसीडिंग भी चालू कर सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं स्टेट फॉरवर्ड वो करेगा सर जब सेक्शन 130 की जो कंडीशंस हैं वो हाँ फुलफिल जी, होंगी। वो तो है, यदि होंगे वो होंगे। फुलफिल नहीं होंगी तो फिर कैसे करेगा सर? नहीं नहीं पहले भी जा सकता था, वैसा नहीं है कि सेक्शन 129 और 130 पे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। यदि 130 था, लेकिन वो बदमाशी क्या करते थे सर कि जानबूझ के 15 दिन हुए नहीं और आपका सीधा 130 जो है वो इनिशिएट कर देते थे, वो बदमाशी करते थे। सेक्शन 138 जो है बहुत, इसके खिलाफ तो हाईकोर्ट में बहुत लोग गए और हाईकोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये गलत है। हाईकोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में ऐसे कहा। हाँ तो जी, पहले तो ये दोनों मिक्स थे, अब इनको अलग अलग कर दिया कि आप सेक्शन 129 बनता है कि मान लिया ई वे बिल का मामला है, यह मामला है कि भाई आपने जो है बिल जो है वो विदाउट बिल है, फिर तो सेक्शन 130 लग सकता है। मैं भी मानता हूँ कि विदाउट बिल है फिर तो 130 लग सकता है, लेकिन विदाउट ई वे बिल है तो 130 नहीं लग सकता। ई जो है उसके लिए 129 ही लगेगा, 130 नहीं लगेगा। तो एक और ये सर, चीज हाँ जी, एक और सर केस जी, जो अटैचमेंट की आपने बात की है कि अटैचमेंट जी जो जी प्रॉपर्टी की कर सकते हैं इनिशिएशन पे, जी तो जी सर उसके अंदर क्या है कि जो अटैचमेंट है वो अभी भी उसको ना कमिश्नर को रीजंस तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बिना रीजन रिकॉर्ड किए ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफिसर जो है कि वो अटैचमेंट कर जी दे। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक उसमें है। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंट जजमेंट हाँ आई जी, है हाँ जी, और हाँ जी। उसमें यही कहा गया है जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बिल्कुल जीएसटी पर है, ऐसा नहीं किसी और में है, कोई वैट पर है या किसी सर्विस टैक्स पर है, बिल्कुल सीधी सीधी जो है जीएसटी पर ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ सुप्रीम जी, कोर्ट जो भी होते हैं इट इज लॉ ऑफ लैंड, आप सब जानते हैं। हाँ जी। जी सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स। हाँ, और कोई सर प्लीज, कोई और? हेलो। हाँ जी, हाँ जी मोहित जी, हेलो। देखिए सर कोई और क्वेरीज है वैसे कि राकेश जी, वैसे ये जो देखिए अमेंडमेंट्स आई हैं, हम लोग कहते तो हैं, लेकिन इसमें देखिए कि जो बिलिंग का काम चल रहा था, क्या अपने आप में वो एक गलत चीज तो है ना जी। अब देखिए ना, अब उससे जेन्युइन डीलर जो काम करने वाला है उसको कितनी परेशानी हो रही है। एक आदमी नया बिजनेस शुरू करता है, वो 500 करोड़ की टर्नओवर कर लेता है। आप जेन्युइन बिजनेसमैन है, आप 2 करोड़ की टर्नओवर करने में आपकी जान निकल रही है। बाद में वो एक एफिडेविट फाइल कर देता है जी, मेरा तो बिलिंग का काम था, मैं तो 50 पैसे लेता था। जितने बेनिफिशियरीज हैं सबको पकड़ लिया जाता है। तो ये बिल्कुल अपने आप में भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस तो है ही है ना जी, बहुत बड़ी ऑफेंस है अगर आप बिल्कुल है देखा सर। जाए तो। तो ये सारे गवर्नमेंट, हम कहते हैं तो मैं रूल जो लॉ चेंज करे, क्यों चेंज करनी पड़ी? वो 1% बंदों को पकड़ने के लिए से ये सारा कुछ करना पड़ा। जेन्युइन बिल्कुल डीलर बिल्कुल, तो नो पहले भी नो डाउट परेशान नहीं अबाउट, था और आज भी परेशान नहीं है जेन्युइन आदमी तो। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट सर। लेकिन इसमें ये है कि सर हमारी जो प्रोफेशनल की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ा दी गई सर, सर हमारे ऊपर प्रोफेशनल नहीं तो काम पहले से, करना। पहले दिन से दूर रहना चाहिए, इन चीजों से हाँ, बचना चाहिए, इन नहीं वो चीजों में। मैं उनके लिए नहीं कह रहा सर। अब मान लिया कोई डीलर जो है 18% टैक्स है और वो 2% में ले रहा है, 3% में ले रहा है, तो क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये चीज तो गलत है ही? कोई ठीक चीज थोड़ी है, कौन देगा 18% की चीज 3% में, 2% में? सर तो कहीं देखिए ना कहीं वो सबको है ही वो चीजें तो सर। सर, हमारी प्रोफेशनल की एक ड्यूटी भी बनती है। हमारे पास भी लोग आते हैं, सभी के पास, प्रोफेशनल्स के पास आते हैं कि सर ऐसे ऐसे बिलिंग है। मैंने कहा सर आपने बिलिंग का काम करते हो, कम लेते हो, ज्यादा लेते हो, इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आपका कोई लीगल पॉइंट है तो उसके ऊपर आप डिस्कशन करिए हमारे से, बिल्कुल जितना हम बिल्कुल नो करना डाउट चाहते सर, हैं। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। बिलिंग ले रहे हो, कितने रेट में ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, आइटम बिकेगी कि नहीं बिकेगी, मैं कहा जिसके ऊपर हमारा कोई डिस्कशन नहीं होता और हम इस पे कोई करना भी नहीं चाहते। एक सर मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ कि हमें उनकी रिटर्न भी फाइल नहीं करनी चाहिए, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से उनकी रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए जो बिलिंग का काम करते हैं। और हम सबको पता लग जाता है कि ये बिलिंग का काम कर रहा है एक्चुअल डीलर, ये भी हमें तुरंत पता लग जाता 100% बदल है सर। ये वैसे भी हमारी प्रोफेशनल और मोरल ड्यूटी दोनों बनती है सर। है। बिल्कुल अगर ऐसा कोई आदमी है तो उससे बचना चाहिए। अल्टीमेटली देखो, बिल्कुल। कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आप अननेसेसरी झगड़े में आ जाएंगे जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो बेटर यही रगड़े है में सब नहीं आएंगे सर, और प्रोफेशनल। दूसरी बात है वो देश को भी तो, देश की इकोनॉमी हाँ को जी, भी तो डेंट ही कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ दूसरी जी। बात ये, वो आप सही कह रहे हो, मोरली भी तो हमारी ड्यूटी बनती है सर। तो हम सब लोगों की, प्रोफेशनल्स की एक ड्यूटी भी है कि ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट गलत कर रही है हम गवर्नमेंट को कहें कि आपने ये गलत करा है। जहाँ बिल्कुल डीलर गलत कर रहा है तो वहाँ डीलर को भी हम सब लोगों यस, को कहना डीलर को चाहिए भी कि आप गलत ये कहना गलत। चाहिए और डीलर को भी, जैसे सर मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे पास काफी सम्मन से केसेस, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है लेकिन उससे पहले सम्मन से रिलेटेड बहुत केस आए और सारे वो ऐसे थे कि जिन्होंने जो है वो आईटीसी पास ऑन कर रखी थी या आईटीसी जो है वो फेक ले रखी थी, सीधी बात।
तो हाँ जी। उन्होंने मेरे को कहा, मैंने कहा जी मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, आपका रिप्लाई बना के दे सकता हूँ और जो है वो आप कहोगे तो ऑफिसर से मिल लूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे बस की कुछ है, तो इससे ज्यादा हमने करना भी नहीं चाहिए। हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हम जो है केस उसके भी आप पे कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कहें कि जी हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मुझे लग रहा है वो झूठी दिलाशाएं जो है वो देना कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन पे भारी पड़ेगा। आप एक बात समझेंगे, मान लिया आपने एक सम्मन आया, वो आपने दबवा भी दिया फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से, लेकिन क्या वो बाद में सम्मन नहीं आ सकता? सर पीरियड कितना बड़ा है, 8 साल का पीरियड मान के चलो आप, एनुअल रिटर्न से 6 साल या 5 साल, सेक्शन 73 तो 5 साल और सेक्शन 74 6 साल एनुअल रिटर्न से, तो हाँ लगभग जी। 7 साल का पीरियड जाके बनेगा वो, 7 या 8 साल का। तो फिर दोबारा सम्मन आएगा, फिर क्लाइंट आएगा जी, तो फिर दोबारा आ गया। तो मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया ये है कि हम ये कहेंगे हम तो लीगली जो भी हमारे से बनता है वो हम करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास भी इसी तरह से सब प्रोफेशनल्स ब्रदर्स के फोन आते हैं पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए, तो हमारा सबसे पहला उनको एक ही कहना होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि ये केस जेन्युइन है कि बिलिंग वाला केस है। तो अगर आपका जेन्युइन केस है तो स्ट्रांगली जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो डिपार्टमेंट वाला आपको 2 मिनट में पहचान लेता है कि आपका केस बिलिंग का है कि दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और अगर बिलिंग का आएगा तो मैंने कहा थी आप जैसे भी आपने बोला उसी तरह से हम कहते हैं जी आप रिप्लाई बना के दे दो, ज्यादा आनाकानी मत करो, जहाँ जो हो सकता है वो करवा दो, सेटलमेंट यही होनी है और कुछ इस केस में हो नहीं सकता। जो केस ही बिलिंग वाला है तो उसमें करोगे भी क्या? कुछ कुछ नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप झूठ को सच करने के लिए जान निकल जाएगी तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है सर, चले थैंक सर। यू। हाँ जी, हाँ हाँ जी। थैंक यू मोहित जी, चले आगे। हाँ जी सर, हाँ चले जी सर। सर, हाँ जी। हाँ जी सर। अब मैं एक नई ये चेंज लेकर आए हूँ, आप सब जानते ही होंगे कि पिछली 5 साल की जो आपकी रिटर्न्स आपने फाइल की है, वो उनका कैलेंडर जो है आपको अपने पोर्टल पर दिखाई देगा। वो इसलिए ताकि जो लेट फी है या इंटरेस्ट है उसको हम कैलकुलेट कर पाए, उसके लिए इन्होंने ये नई चीज लेकर आए कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप पोर्टल के अंदर जाएंगे लॉगिन करके, तो आपको वो कैलेंडर जो है आप देख सकते हैं कि अपनी 5 पिछली रिटर्न आपने क्या क्या भरी है, किस किस डेट को भरी है, कैसे कैसे भरी है, तो वो एक कैलेंडर जो है पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। तो एक चीज तो ये नई ये लेकर आए। दूसरा एक सर्कुलर लेके आए सर, ये सर्कुलर की बात कर रहा हूँ मैं जजमेंट से पहले। सर्कुलर 147। आप जानते हैं कि सर रिफंड के बहुत सारे सर्कुलर जो है लेकर आए, उसके बाद मास्टर सर्कुलर लेके आए, सेक्शन सर्कुलर नंबर 125, उसके बाद 135 भी आया और फिर इसके बाद ये 147। 147 में 2-3 इशू थे। एक इशू तो मुझे लगता है कि जो पता नहीं है क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो मेरी समझ से भी परे है। लेकिन पहले तो डीम्ड का था कि जी डीम्ड एक्सपोर्ट होती है, तो उस डीम्ड एक्सपोर्ट में जो है सप्लायर या रेसिपिएंट कोई भी जो है रिफंड क्लेम कर सकता है उस पीरियड में जिस पीरियड में वो डीम्ड एक्सपोर्ट हुई। अब उसमें ये था कि लेकिन वो कर कितनी सकता है, जितनी उस पीरियड में जिस पीरियड में वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो उस पीरियड में उतनी ही आईटीसी जो उसके पास अवेलेबल है, उसके पास जो आईटीसी अवेलेबल है एज पर फार्मूला, उसकी ही वो जो है डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड क्लेम कर पाएगा। एक क्लैरिफिकेशन तो इन्होंने ये। दूसरी क्लैरिफिकेशन जो बहुत मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो भी मेरी समझ में आई मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी आप किसी को समझ में आई हो तो आप मुझे बता देना कि यदि आप दो तरह के, एक तरह का गुड्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो जितना आप लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है फॉर कैलकुलेटिंग इन रूल 89(4), वो उसकी 1.5 टाइम जो है वो मानी जाए, यानी कि 1.5 गुना मानी जाए। तो ये जो एक नई चीज लेकर आए, लेकिन वो सिमिलर गुड्स की बात है। मान लिया अलग अलग तरह के गुड्स जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ जा रहा है, तो फिर वो मुझे लग रहा है एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन एक तरह के गुड्स में ही आप डील कर रहे हैं और वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा लोकल मार्केट में जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 1.5 जो है वो आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर मान ली जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग द रिफंड। एग्जाम्पल से समझते हैं सर कि मान लिया आपने जो है वो एक्सपोर्ट करी लोकल मार्केट में माल भेजा 1000 रुपए का और आपने एक्सपोर्ट करा 1750 का।
अब इस केस में आपकी जो टर्नओवर कैलकुलेट होनी चाहिए और जो आपका आईटीसी कैलकुलेट होना चाहिए वो 2750 का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको कैलकुलेट कर दिया 1.5 यानी कि 1000.1.5, तो 2500 रुपए, 2500 रुपए पे जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर आपकी मान ली जाएगी और उसी पे जो आईटीसी है वो आपका कैलकुलेट होगा। तो ये जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा, और इसमें आपका जो आईटीसी है वो कम हो जाएगा। यदि आप कैलकुलेट करेंगे 18% के हिसाब से तो इसमें 15 रुपए का फर्क आपको आ जाएगा। ये तो 1000 रुपए की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक इन्होंने प्रोविजन लेके आए। लेकिन अगेन रूल्स के अंदर जो है ये अमेंडमेंट की गई है, एडजस्ट जो आपकी टैक्सेबल एडजस्टेड टर्नओवर है उसमें अमेंडमेंट की गई है। लेकिन ये एक्ट जो है वो ये कहता है कि जितना आपका अनयूटिलाइज इनपुट है उस डेट को, उसका जो है आपको रिफंड मिले। तो मुझे लग रहा है कि सेक्शन 74 के कॉन्ट्रावेंशन में है। पहले गुजरात हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि सर्विस का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं मिलेगा, तो उसके जो है कॉन्ट्रावेंशन में मुझे भी आज भी ये लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये टिक नहीं पाएगी। लेकिन एनी हाउ जो ये सर्कुलर में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया वो मैं आपके सामने रख। सर उसके बाद मैं दो जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सर, जो बहुत काम की है हमारे, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की हैं सर। उसके अलावा यदि और कोई आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो आप मुझे बताना सर, वो भी देखते हैं। पहली है सर खुद का कोग्निजेंस है। खुद का कोग्निजेंस है, कोग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। खुद का कोग्निजेंस, सेल्फ कोग्निजेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो जजमेंट लेकर आए। ये जजमेंट जो है फर्स्ट टाइम जब पास की गई तो इन्होंने कहा कि 15 मार्च 20 से लेकर 15 मार्च 20 से लेकर और 15 मार्च 21 के बीच का जो पीरियड है फॉर फाइलिंग द अपील, फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन, फॉर फाइलिंग एनी अदर एनी अदर थिंग अगेंस्ट एनी ऑर्डर, तो उन्होंने कहा उसको लिमिटेशन से एक्सक्लूड माना जाए। मान लिया हमारा कोई पीरियड 30 जून 2020 को खत्म हो रहा था, तो वो 3 महीने करके हो गया आपका 30 सितंबर 2020, तो उन्होंने कहा वो एक्सक्लूड माना जाएगा। आपकी लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगी? वो होगी 15 मार्च 2021। और मान लिया कोई आपकी लिमिटेशन उसके बाद खत्म हो रही है 15 मार्च के बाद, तो उन्होंने कहा लिमिटेशन जो है फिर उस वहां से शुरू होगी आपकी 90 डेज की, जो भी डेज है वहां से शुरू। लेकिन सर ये बात हम ध्यान रखें कि ये सिर्फ अपील्स के अगेंस्ट, एप्लीकेशन के अगेंस्ट है जो हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑर्डर जो है लेकर आए थे। आपको पता होगा सर्कुलर के अंदर जिन्होंने जो डेट जो है कुछ बढ़ाई थी, बढ़ा के जो है ले गए थे, तो उस केस में ये अप्लीकेबल होगा, इसमें संशय है। हाँ, जो आप वेट में, जो आपकी वेट की अपीलें चल रही है वहां पर जो आपने अभी ऑब्जेक्शन डालने हैं और वो आपके ऑब्जेक्शन खासकर जो 15-16 के हैं वो 14 मार्च के बाद पास हुए हैं, तो वो उसमें जो है लिमिटेशन पीरियड ये रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लिमिटेशन पीरियड रहेगा। अब इन्होंने क्या हुआ कि वो कोविड जो है अब खत्म हो गया, तो 8 मार्च 2021 को लेकर आए और 21 को लेकर आए। इन्होंने कहा 15 मार्च तक जो है आपकी जो भी लिमिटेशन है, जो एक्सटेंशन है वो एक्सक्लूड रहेगी और उसके बाद जो आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। लेकिन अब क्योंकि कोविड फिर से शुरू हो गया, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जो एक्सक्लूजन ऑफ द जो टाइम लिमिट है ये तब तक रहेगी जब तक हम अगला ऑर्डर पास नहीं करें। तो अब ये कंटिन्यू हो गई है, क्योंकि कोविड जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। कोविड जो है इस समय हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीम पर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसका संज्ञान लिया, फिर से इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको जो है फिर से बढ़ा देते हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने लिखा रिस्टोर ऑर्डर 23rd मार्च 2020 एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 18th मार्च 2021 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन as prescribed under any journal or specific law। अब ये तो कह रहा है कि जो भी पीरियड है यानी जर्नल और स्पेसिफिक लॉ इज
इन ऑल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा, प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। प्रोसीडिंग्स वेदर कंडोनेबल और नॉट, चाहे वो कंडोनेबल है या नहीं है, शेल एक्सटेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर। तो सर जो अपील्स हैं, जो ये मांगते हैं सर्टिफाई कॉपी, ये आपके वेट वाले, वो मुझे लग रहा है कि उनके लिए बिल्कुल अप्लीकेबल है ये ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत अच्छा जो है वो जजमेंट आया है, ऐसा मुझे लगता है। अब सर जो अगला ऑर्डर है सेक्शन 83 पे, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है वो सर, यदि आप जजमेंट का नाम नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज वर्सेस हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स, CA 1155 ऑफ 2021, ऑर्डर डेटेड 20 अप्रैल 2021। बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है सर, सेक्शन 83 पे है। इसके थोड़े से हम फैक्ट एक बार देख लेते हैं कि इसमें फैक्ट क्या है। फैक्ट हम एक बार देख लें। फैक्ट ये थे कि एक किसी के लिए जो है, किसी को बुलाया गया सम्मन के लिए, सम्मन के लिए जब बुलाया गया तो वो जो है प्रेजेंट हुआ, उसके खिलाफ इन बिटवीन जो है पता लगा कि उसको जो है वो आईटीसी, फेक आईटीसी उसने ली हुई है, ऐसा डिपार्टमेंट ने माना, और इसलिए जो है इन बिटवीन उसकी जो है असेसमेंट कर दी। उस सम्मन के खिलाफ वो हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके खिलाफ तो डिमांड निकल गई है, तो आप अपील में चलो। वो अपील में गया 1076 में, तो वहां पर जो है उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई। तो उसके खिलाफ वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसने अपील फाइल करी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन बिटवीन उसका बैंक अकाउंट जो है वो अटैच कर दिया गया। तो वो उसको ये कि भाई सेक्शन 83 में क्या इनकी पावर है कि वो बैंक अटैच कर सकते हैं, उसी के लिए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा, तो वो मैं आपके सामने के करके रखता हूं सर। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही, कुछ यहां पर उन्होंने प्रिंसिपल सेट किए सेक्शन 83 के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय द कमिश्नर। हमने सेक्शन 83 में पढ़ा था, हम दोबारा देख लें एक बार कि वहां पर जो है जो उन्होंने कहा सेक्शन 83 में, हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखिए सर, द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन फॉर्म करना है सर। तो यहां पे उन्होंने कहा कि देयर इज नेसेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बिफोर ऑर्डरिंग ए प्रोविजनल अटैचमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आप अटैचमेंट का ऑर्डर दे दें और उसके बाद जो है ओपिनियन फॉर्म करें। उन्होंने कहा कि पहले ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए। अब वेदर इट शुड बी इन राइटिंग और इट शुड नॉट बी राइटिंग, ये जो है एक बड़ा इशू। वैसे मेरे हिसाब से राइटिंग में होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपका ओपिनियन क्या है, कैसे आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ओपिनियन फॉर्म करना है, और वो ओपिनियन जो है, जो अटैचमेंट का ऑर्डर आप पास कर रहे हैं, जो प्रोविजनल ऑर्डर पास कर रहे हैं, उससे पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में जो उसको कर ले। तीसरा उन्होंने कहा कि इट इज नेसेसरी टू डू सो, ये क्यों कब होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इफ देर इज not necessity to there is a it is not seems that the revenue of the department will go away, then definitely this provisional attachment order should not be passed by the commissioner। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने फिर कहा द observation by the commissioner of provisional attachment in the rule इन रिगार्ड द मैनर ऑफ अटैचमेंट। उन्होंने कहा कि जो मैनर दिया गया है उस मैनर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ऑर्डर पास करना है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी ऑर्डर पास कर दे। अब जो अगली चीज है सर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इन्होंने कहा कि जो है
उसके बाद टेंजेबल जो है वो मटेरियल होना चाहिए रिकॉर्ड पर, जो शो करता है कि यस कि इस ये टेंजेबल मटेरियल शो करता है कि इसमें प्रोविजनल ऑर्डर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर्टी बिकॉज अदरवाइज द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। ऐसा एक टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेंजिबल मटेरियल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैट्यूट आर इंटीग्रल टू अवॉइड exercise of power, to avoid the exercise of power, to avoid the abuse of power. The formation of opinion must approximate and live annexes to the purpose of the protect of revenue। यानी कि जो आप फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो रेवेन्यू प्रोटेक्ट है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। और अटैचमेंट कैन बी अंडरटेकन only on the basis of tangible material. If there is no tangible material, then no attachment can be done. उन्होंने कहा consequences of the provisional attachment। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? Consequences of the provisional attachment is serious when a bank account is attached. It's prevent a person from operating the account. The procedural safeguards inserted in Rule 159(5) demand strict compliances. नोट अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में कहा, क्योंकि इस केस में कोई टेंजेबल मटेरियल जो है कमिश्नर दिखाई नहीं पाया कि कोई टेंजेबल मटेरियल है, तो इस केस में जो अटैचमेंट की गई ऑफ द प्रॉपर्टी वो जो है वो ठीक नहीं है, और इसलिए उस ऑर्डर को जिसमें अटैचमेंट की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड। तो दीज आर टू जजमेंट जो मुझे लग रही है कि रिसेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने रखी। बाद एक बहुत सारी जजमेंट जो है वो सेक्शन 129 पे तो हर रोज ही आती है। उसके अलावा आपका जो कि भाई सप्लायर की लायबिलिटी है, सप्लायर की और या रिसीवेंट की लायबिलिटी है, तो उस पर भी जो है कुछ चीजें आई कि नहीं, प्राइमा फेसी जो है सप्लायर की लायबिलिटी है तो पहले सप्लायर को जो है नोटिस इशू होना चाहिए रादर देन रिसिपिएंट। तो एक ऐसी जजमेंट भी आई, वो जजमेंट का नाम नहीं है लेकिन वो ऐसी जजमेंट जो है वो आई। तो सर ये दो जजमेंट जो मुझे लगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसके अलावा आपको लगता है कि इन जजमेंट में कुछ और डिस्कस हमें करना चाहिए तो लेट्स डिस्कस दैट। और इसके अलावा आपको भी लगता है कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो वो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं।